दोस्तों, जीवन में पैसा कितना जरूरी है ये बताने की जरूरत नहीं है। हम सभी को पता है कि पैसे हमारी जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं और हमें आराम सुविधाएं प्रदान करते हैं। पैसों से हम सपनों को पूरा कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जाती, उन्हें बिल गेट्स, एलोन मस्क और मुकेश अंबानी को देखने के बाद सड़क पर रहने वाले लोगों पर भी एक नजर मार लेनी चाहिए। यकीनन आप पैसे का महत्व समझ जाएंगे। आज के इस जमाने में बिना पैसे के जीना लगभग नामुमकिन है। जीवन जीने के लिए पैसा उतना ही जरूरी चीज है जितना कि हवा, पानी और खाना है। यही वजह है कि आज भिखारी से लेकर बिलियनर तक हर कोई पैसे को पाना चाहता है। यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि पैसे में इतनी ताकत है कि कभी जंगलों में रहने वाला इंसान आज आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि पैसे की शुरुआत कहाँ से हुई थी और पैसे किसने और कब बनाए थे, जिस पैसे ने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लिया है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैसे किसने और कब बनाए थे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। दोस्तों, आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर इस वक्त पूरी दुनिया में कितना पैसा है? मतलब अगर पूरी दुनिया के पैसों को इकट्ठा कर लिया जाए तो ये कितना पैसा होगा? आपको बता दें कि पूरी दुनिया में लगभग 1540 ट्रिलियन डॉलर रुपए है। अब सवाल ये आता है कि इतना पैसा आया कहां से? पैसे को किसने बनाया और क्यों बनाया? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए आपको जाना होगा आज से करीब 17,000 साल पहले, यानी कि 15,000 बीसी में, जब दुनिया में पैसे का कोई नामो निशान नहीं था। उस समय इंसान छोटे छोटे कबीलों में ही रहते थे। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था खुद को जिंदा रखना, जिसके लिए वो शिकार किया करते थे। लेकिन हर दिन पूरे कबीले का पेट भर जाए उतना शिकार मिल पाना मुमकिन नहीं था। पर भूख को तो कोई रोक नहीं सकता। इनकी ये भूख ही थी जिसने एक कबीले को दूसरे कबीले से जोड़ा, और ये एक दूसरे के चीजों को आदान प्रदान करने लगे। ये अपने हथियारों के बदले में ताजा मांस लेते थे और इसी तरह से उस समय से इस सिस्टम का जन्म हुआ, यानी एक सामान के बदले दूसरे सामान को देना। और उस समय बटरिंग सिस्टम का जन्म हुआ। इस सिस्टम ने लोगों के अंदर कई तरह के परिवर्तन लाए, जिसमें सबसे जरूरी था ट्रेड। लोग एक दूसरे से ट्रेड करने लगे थे। जो लोग एक समय अपने भोजन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हुआ करते थे, वो अब व्यापार करने लगे थे। इसी के साथ समय बीतता गया और आबादी बढ़ती गई। हजारों साल बाद जब लोग शिकार के साथ साथ अनाज उगाने लगे तो उन्हें बटरिंग सिस्टम में कई तरह की खामियां देखने को मिली। आबादी बढ़ने पर उन्हें याद रखने में कठिनाई होने लगी कि किस इंसान को उन्होंने क्या दिया था और किस से क्या लेना है। इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने मिट्टी के टुकड़ों के ऊपर लिखना शुरू कर दिया, जिससे अकाउंटिंग की शुरुआत हुई। लेकिन अभी भी बटरिंग सिस्टम में कई तरह की खामियां थीं, जिसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि बटरिंग सिस्टम के लिए दो लोगों की रजामंदी जरूरी होती थी, क्योंकि कई बार ट्रेड करते समय एक इंसान को तो उसकी जरूरत का सामान मिल जाता था, लेकिन अगले व्यक्ति को वो चीज नहीं चाहिए होती थी जो सामने वाला उसे दे रहा है। इसलिए एक समय के बाद इस तरह से ट्रेड को करना काफी मुश्किल हो गया और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पैसे का जन्म हुआ। लेकिन ये वो पैसे नहीं थे जो हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं। यह थी कमोडिटी मनी, यानी उस समय के इंसानों ने हर उस चीज को पैसे की तरह इस्तेमाल किया जो मूल्यवान थी, जो हर किसी के इस्तेमाल में आ सकती थी, जैसे पालतू जानवर। कमोडिटी मनी ने ट्रेड को आसान तो कर दिया, लेकिन इसकी भी एक कमी थी। इसमें हर व्यक्ति अपनी चीज को सामने वाली की चीज से अधिक मूल्यवान बताने लगा, जिससे एक बार फिर से ट्रेड करना मुश्किल हो गया। इसलिए अब एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो सभी कमोडिटी मनी की चीजों की कीमत तय कर सके, और लोगों के इसी जरूरत ने मेटालिक मनी की शुरुआत की। आज से 2600 साल पहले, यानी 600 बीसी पहले, एंशिएंट ग्रीस में मेटालिक मनी की शुरुआत हुई। वहां सोने और चांदी को मिक्स करके कोइन बनाए गए। इन कोइंस के ऊपर शेर या बेल के चित्र बनाते थे और ये दुनिया का सबसे पहला सिक्का बना। यह सिक्के प्राचीन ग्रीक सिक्के से पहले के थे। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत सबसे पहले चीन में 1000 बीसी में हुई थी।
चीन के लोग उस समय पीतल और तांबे के सिक्के बनाते थे, लेकिन दुख की बात ये थी कि इन सिक्कों को प्रसिद्धि नहीं मिली। लाइडेनस्टाफ के बाद ही दुनिया में सिक्कों की भरमार आई। हर एक राजा अपने शासन में अपने नाम के सिक्के बनाने लगे, जिससे दुनिया का हर एक शख्स सिक्कों का इस्तेमाल करने लगा। इन सिक्कों ने ट्रेड में क्रांति ला दी। फिर 500 बीसी में इन्हीं सिक्कों के जरिए व्यापार होता था। लेकिन इन सिक्कों की सबसे बड़ी कमी थी इनका वजन। वजन अधिक होने के साथ साथ ये समुद्री जहाज में बहुत अधिक जगह लेते थे। इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत समय लगता था, जिसकी वजह से इनके चोरी होने का भी खतरा बढ़ गया था। और तो और इन्हें गिनने में भी काफी कठिनाइयां आती थी। इसीलिए अब सिक्कों की जगह पर एक ऐसी चीज की जरूरत थी जो वजन में हल्की हो और आसानी से स्टोर होकर काउंट किया जा सके। उसके बाद 1289 में पेपर मनी की शुरुआत हुई। इस पेपर मनी को उस समय IOU कहा गया, जिसका मतलब था कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। यानी जब तुम इस पेपर मनी को वापस करोगे तब तुम्हारे बेशकीमती हीरे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। लेकिन लोगों ने इस कागज को बदलने की जगह उसी से ट्रेड करना शुरू कर दिया और समय के साथ साथ ये पेपर मनी चाइना के बाहर फैल गया। अब लोगों में ज्यादा से ज्यादा पेपर मनी को पाने की होड़ लग गई। इसी समय बैंक भी अस्तित्व में आया, जो लोगों से उनके सोने चांदी हीरे लेकर उन्हें पेपर मनी देने लगे, क्योंकि पेपर मनी एक ऐसी चीज थी जिसे वो जितना चाहें उतना छाप सकते थे। और लोग भी इसे लेने लगे, क्योंकि सोने चांदी के चोरी होने का डर लगा रहता था। कुछ समय बाद ये बैंक लोगों को उधार देने लगे, जिससे पूरी दुनिया में पेपर मनी की बारिश होने लगी। पेपर मनी की अधिकता ने महंगाई को जन्म दिया। जो सामान 1 में मिलता था वो अब 10 में मिलने लगा। बैंकों में उतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने की शहर भर में पेपर मनी मौजूद थी। इस बात की खबर जब लोगों को हुई तो वे अपने सिक्कों को लेने के लिए बैंकों की तरफ दौड़ पड़े। अब लोगों का बैंक पर से भरोसा उठ गया। लोगों के पास जो बचे खुचे सिक्के थे वो उसे अपने पास घर पर छुपाकर रखने लगे। पैसे का सर्कुलेशन भी अब पहले से बहुत कम हो गया, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। फिर 1800 में जब ब्रिटेन ने एक नए लॉ के तहत ये अनाउंसमेंट किया कि अब उनके पास जितना कोड होगा उतना ही पेपर मनी को प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई नहीं बढ़ेगी और कर्ज भी एक लिमिट में ही दी जाएगी। इस तरह से ब्रिटेन ने अपने पेपर मनी को गोल्ड के स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया और कुछ ही समय में ब्रिटेन को देखकर बाकी सारी कंट्री ने भी अपने पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया। और जिसके बाद साल 1900 में यूनाइटेड स्टेट ने भी गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसके आगे जो होने वाला था वो काफी भयानक है। दोस्तों, देश में जब पैसा ज्यादा होता है तो इन्फ्लेशन होता है, यानी कि महंगाई बढ़ती है। लेकिन जब पैसा कम होता है तो डिफ्लेशन होता है, जो महंगाई से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और साल 1930 में यही हुआ। यूएसए में डिफ्लेशन हो गई, क्योंकि चीजों की कीमत कम होने की वजह से कंपनी इतना पैसा नहीं कमा पा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉय को पैसा दे सके। ऐसे हालात में लोगों के पास नहीं काम था और नहीं पैसा, जिसके बाद इस मुसीबत से बचने के लिए साल 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने गोल्ड और डॉलर के कनेक्शन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, जिससे बैंक के पास फिर से उनकी ताकत लौट आई और वो एक बार फिर से नोट छापने लगे। और कुछ ही समय के बाद इन्फ्लेशन की नौबत आ गई, जिसको खत्म करने के लिए अमेरिका ने फिर से सेंट्रल बैंक की स्थापना की, जिसका काम ये देखना था कि देश में पैसे ना तो ज्यादा हो ना ही कम हो। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी फ्लैट मनी है, फ्लैट मनी यानी कि वो करेंसी जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकारा गया है। इसलिए ये कागज की करेंसी हमें वो सब कुछ दिलाती है जिसकी हम चाह रखते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू में दी गई बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी नई वीडियो डालूं आप सबसे पहले देख सके।